वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द एवोगाड्रोस लॉ। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा इसे क्लास 9 में। आपने पढ़ा होगा कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एवरी मैटर कंटेन्स सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ा है वन मोल ऑफ एनी थिंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल। कितना था वो? 6 × 10⁻23 मोल आइटम्स, कुछ भी हो, जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, कुछ भी बोल सकते थे। तो किसी भी चीज़ का वन मोल जो होता है इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ रखता है, उसी चीज़ को एवोगाड्रो ने एक्सप्लेन किया था। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और इक्वल वॉल्यूम ले लें, ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, उस कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब कोई भी गैस ले लो, जैसे कि 2 लीटर नाइट्रोजन ले लें, 2 लीटर ऑक्सीजन ले लें, 2 लीटर अमोनिया ले लें, ठीक है, 2 लीटर HCl ले लें। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो वो हमेशा सिमिलर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल लिया रहा है तो कांस्टेंट आ जाएगा, उसी को एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और हमें पता है ऑलरेडी क्लास 9 में ही हमने देखा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेंस इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक टर्म होता है STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? STP। क्या बोलते हैं? STP। वो होता है कितना? 273.15 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार। पास्कल में 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो 1 बार और 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोला जाता है STP। तो एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको बहुत पढ़ना नहीं है, जस्ट द रिजल्ट ऑफ एट STP मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैस इतना होता है, 22.7 लीटर पर मोल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन आपको पढ़ना नहीं है। जैसे ये चीज़ था क्या कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स हो। उसी में एक कैलकुलेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये अपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। वैसे एक दूसरी चीज़ क्या है कि STP पे स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज़ 1 बार। ये हमेशा इक्वल वॉल्यूम रखता है, और कितना रखता है? वो इक्वल वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर। अब हमने पढ़ा भी क्या, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, ठीक है। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। हमने पढ़ा है अगर NaCl है, अगर हमें पूछना है कि 35 ग्राम में कितना मोल होता है, क्या 35 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करते हो? मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 35.5 और मोलर मास कितना होता है? 58.5। कैसे? Na का 23, Cl का 35.5, तो 58.5। इस तरीके से मोल्स निकल जाता है, मतलब N मोल निकला। तो ये हमने लिखा है मोलर गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इससे मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास को इस तरफ लेके आ जाओ और ये इधर आ जाएगा, तो Km/V। अब मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी। तो मोलर मास क्या हो गया? डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कहता है डेंसिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। बॉयल्स लॉ में क्या था? प्रेशर जो होता है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, याद है? डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये निकाला था हमने। उसी तरीके से एवोगाड्रोस लॉ से क्या मिला हमें? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। छोटे छोटे कैलकुलेशन से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली लर्न कर सकते हो इसे। तो दिस इज़ अबाउट एवोगाड्रोस लॉ। क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस
अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.7, ये याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं ये। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP इज़ 22.7 लीटर पर मोल। तो ये थे लॉज जो हमें बताते हैं किस तरीके से गैसेस का बिहेवियर कंट्रोल होता है। अब एक टर्म है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस वो होता है जो इन सारे लॉज को फॉलो करता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, उसे बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन रियलिटी में कोई भी आइडियल गैस ऐसा होता नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि आइडियल गैस वो होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। दे आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर। कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अगर पार्टिकल है तो इसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। अब रियल गैसेस जो होते हैं ये भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। हम जो गैसेस की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कुछ भी, ये सब रियल गैस हैं, आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस जैसा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन रियल गैसेस जो होते हैं हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जा सके आइडियल गैस के, ठीक है। अब आइडियल गैस के लिए इक्वेशन डिराइव किया जाता है, उसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। उसको यूज़ रियल गैस के लिए भी करते हैं क्योंकि दूसरा चीज़ें आप यूज़ कर नहीं पाओगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तीनों को कंबाइन कीजिए, V जो होगा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, N। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R, जिसको क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। P को ऊपर लेके चले जाइए, ये इधर आ गया। दिस बिकम्स PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है इसे। PV इज इक्वल टू nRT, मतलब किसी भी एक गैस के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। इसकी वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, मैं बताता हूँ अभी। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकाले हमने? लिखा हमने बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, तीनों को कंबाइन कर लिया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया। N और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर लिखेंगे डायरेक्टली है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब घटेगा तो एक बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन हटाया तो कांस्टेंट आया, तो PV इज इक्वल टू nRT। अब उसी को अलग तरीके से लिख दिया हमने, वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT बाई P, यहाँ पे आया ही था, देखा था हमने, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P। यहाँ पे N वगैरह क्या है, सब कांस्टेंट होते हैं। N भी फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा जिस नंबर पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही करोगे, एक प्रेशर पे भी होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर कांस्टेंट की जाए और STP पे बात किया जाए, मान लो हम कैलकुलेशन STP पे कर रहे हैं तो कितना 273 केल्विन और 1 बार पे, 1 बार कितना पास्कल होता है 10⁵। STP पे कर रहे हैं N मोल्स के लिए, इतना लीटर होता है वॉल्यूम। तो R की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R क्या हो जाएगा PV अपॉन N/T। R क्या हो जाएगा, P इधर चला जाएगा, PV अपॉन NT, NT। तो P हमने लिखा 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम कितना होता है STP पे 22.7 मोल। हम एक मोल की बात करें, कोई भी कैलकुलेशन एक यूनिट पे ही रेफर होता है, और टेम्परेचर 273। इसको जब आप करते हो तो ये सारी वैल्यूज़ आती हैं, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू यूज़ की जाती है जूल पर केल्विन पर मोल पे। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, याद रखना है आपको, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको जब ATM में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में और लीटर में, तो ये हो जाता है 8.2 10⁻² लीटर ATM केल्विन, ठीक है। हमने किससे किया था, बार से किया था, पास्कल से। अब आइडियल गैस इक्वेशन में PV/NT के बारे में रिलेशन है, ये स्टेट ऑफ गैस के बारे में बताता है। अब उसी इक्वेशन को फिर से रीअरेंज किया तो PV अपॉन T इज इक्वल टू nR, PV अपॉन T, PV अपॉन T ले लिया, इधर क्या बचेगा, nR बचेगा, लिखा हमने।
तो एन भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, आर भी फिक्स्ड है, निकाला हमने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, पी वी बाई टी इज़ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट ही रहती है। तो हम लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मान लो एक गैस के लिए एक प्रेशर दिया हुआ है, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है, कुछ वैल्यू। अब एक दूसरा प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, बोले कि कितना वॉल्यूम होगा नया, तो बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया रहे कि 1 बार प्रेशर पे वॉल्यूम 2 लीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको बताना है 2 बार प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होगा अगर टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे। मतलब क्या दिया हुआ है, पी वी टी दिया हुआ है मुझसे, P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 मुझसे पूछ रहा है क्या होगा, और T2 दिया हुआ है। तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो P2 हमें चाहिए, V2 हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। P1 V1 इंटू T2 ये ऊपर चला गया, अपॉन T1 P1 ये नीचे आ जाएगा। तो P1 दिया हुआ है 1, V1 दिया हुआ है 2, टेम्परेचर दिया हुआ कितना 25 डिग्री से। इसको हमेशा केल्विन में लेंगे, किस में, केल्विन में। तो केल्विन में क्या करना है, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, और नीचे T1 देना है, ठीक है। T जो होता है टेम्परेचर, ऑलवेज इन केल्विन, ऑलवेज इन केल्विन, सेंटीग्रेड प्लस 273 पर ऐड कर देंगे। इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। अब डेंसिटी और मोलर मास के बीच में रिलेशन, उसी इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे पी वी अपॉन एन आर टी। इसको यहाँ पे कर दो एन बाई वी, तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई आर टी। पी है, आर टी को मैं इधर लेके आ गया, इतना दूर को इधर लेके आ गया, और वी को इधर लेके आ गया, तो क्या हो जाएगा, एन बाई वी इज इक्वल टू पी बाई आर टी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम क्या हो गया, गिवन मास, एम मोलर मास पहले देखा था हमने। तो एन की एन बाई वी है, तो वी तो नीचे ही है, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एम बाई एम, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, पी अपॉन एन आर टी। मास बाई वॉल्यूम, इस टर्म को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम को। तो क्या हो जाएगा, डी बाई कैपिटल एम अपॉन पी बाई आर टी। तो मास कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आर टी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आर टी बाई पी। तो मोलर मास इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डेंसिटी और मोलर मास के बीच में इक्वेशन मिल गया, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये हमने पहले भी प्रूव किया था एवोगाड्रोस लॉ में, याद है, ये वाला मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वॉल्यूम से यूज़ किया था हमने। तो ये चीज़ आ गया यहाँ से भी, गैस इक्वेशन से भी वही चीज़ मुझे मिला, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है। ये क्या बोलता है, सपोज करो एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, ठीक है। सपोज करो 3 गैसेस हैं, ठीक है, गैस 1, गैस 2, गैस 3। ये सब क्या है, अपना अपना प्रेशर डालेंगे, ठीक है। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 3 गैस है मेरे पास, या कितना भी गैस हो, ठीक है। अगर इस गैस टोटल प्रेशर में कैलकुलेट करूं तो कितना होगा, इंडिविजुअल प्रेशर का क्या होगा, ऐड होगा। इसमें हमने N2 गैस डाला, H2 गैस डाला, O2 गैस डाला, इसका भी प्रेशर है कितना, P1, इसका प्रेशर है P2, इसका प्रेशर है P3। ये इसके अंदर इतना प्रेशर डालता है, सभी प्रेशर डालेंगे चारों बगल, ये P2 डालते। तो मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर वो कितना होगा, सम होगा, ये जो कितना डालेंगे, P1, P2, P3। लेकिन एग्जैक्ट सम नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर के टर्म में होता है। तो देखो ये क्या बोलता है, मैं बताता हूँ पार्शियल प्रेशर क्या है। तो ये बोलता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिव गैसेज मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज।
मतलब एक कंटेनर में अगर गैसेज हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, जो टोटल प्रेशर होगा क्या होगा, इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। इनका जो भी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, सपोज इसका P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है, तो इसी के तीनों के ऐड के बराबर टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर में, इन तीनों गैसेस के कारण। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए गैस, अगर वो मान लो सेपरेटली मौजूद होता है उसमें तो, ठीक है। अभी क्या है, 3 है उनका प्रेशर है कुछ, मैं ये बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर जो होता है, मान लो इस गैस में ये अकेले ये कंटेनर में N2 अकेले मौजूद होता है, तो उस केस में ये जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अभी क्या है, मिक्सचर में है, तो इनका पार्शियल प्रेशर होगा कुछ, इन तीनों का, उन तीनों को ऐड कर दोगे तो वही टोटल प्रेशर होगा। अब बात आती है पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो पार्शियल प्रेशर होता है कि सपोज करो एक कंडीशन है जिसमें अगर N2 अकेला मौजूद होता, H2 अकेला मौजूद होता या O2 अकेला मौजूद होता, तो उस केस में ये क्या प्रेशर लगाता है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, इफ़ इट वर इनक्लोज्ड सेपरेटली। तो P1 P2 प्लस P3 सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स। अब एक चीज़ है यहाँ पे, गैसेस जो होते हैं जनरली मॉइस्ट होते हैं। मॉइस्ट का मतलब उनके अंदर थोड़ा सा वेपर होता है, राइट, तभी वो गैस फॉर्म में आप देख रहे हो, हम देख पाते हैं नहीं। एटमॉस्फेयर में भी है तो हमेशा कुछ ना कुछ क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है वो भी तो कुछ प्रेशर डाल रहा होगा। तो जो गैसेस एक्चुअल प्रेशर दे रहे हैं क्या उनका खुद का है अपना अकेला, नहीं, उसमें किसका प्रेशर एग्जर्टेड है, वाटर का भी प्रेशर थोड़ा सा एडेड है। तो मैं बोलूँ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, मतलब सिर्फ प्रेशर का गैस का प्रेशर कितना होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर। ध्यान से देखो, हम ये बोल रहे हैं कि गैसेस जनरली मॉइस्ट होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर ही है, एटमॉस्फेयर में क्या सिर्फ गैसेस ही हैं, नहीं, उसमें वाटर वेपर भी है। अब मान लो ये गैसेस मिल के हमारे ऊपर 1 बार का प्रेशर डाल रहे हैं, कितना, 1 बार का। तो क्या ये 1 बार टोटल का सिर्फ गैस ही है, नहीं, ये सिर्फ गैस नहीं है, इसमें वाटर वेपर का भी क्या है, प्रेशर एडेड है। तो मैं सिर्फ गैस का मुझे निकालना हो, ड्राई गैस का, तो मैं उसमें से ये वाटर वेपर वाला प्रेशर अगर माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन, जो वाटर वेपर का प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने ऊपर टर्म बोला था क्या, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना सीखना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन याद है, ये भी हमने पढ़ा था, ये क्लास 9 की चीज़ है। क्या पढ़ा था, सपोज करो 3 गैस हैं, यही वाले, इसका N1 मोल है, इसका N2 मोल है, इसका N3 मोल है इस कंटेनर में, ठीक है। तो मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। नाइट्रोजन का मोल्स कितना है, N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, 1 प्लस N2 प्लस N3, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो सपोज़ करो 3 गैसेस हैं, आपस में मिक्स कर दिया गया, उनका कुछ वॉल्यूम है, टेम्परेचर T है, पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था गैस लॉ के हिसाब से क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, nRT, और ये PV नीचे आ जाएगा। तो पहले गैस का नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 N3 मोल्स हैं उसके, R हमेशा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर भी हमने क्या बोला, एक ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तीनों गैस लिया है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया, एक ही वॉल्यूम पे सेम वॉल्यूम लिया है दोनों तीनों का, सिर्फ अंतर क्या है, मोल्स का, तो उसका प्रेशर अलग होगा। RT कांस्टेंट V कांस्टेंट, ये हमने कर दिया। अब तीनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, P टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 कॉमन ले लिए, RT बाई V सब में मौजूद है, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है
किसी एक प्रेशर को P1 को डिवाइड कर दो इस टोटल प्रेशर से, ये PT है मेरा टोटल। एक इंडिविजुअल प्रेशर क्या था, N1 RT/V, क्या था N1 RT/V, और ये कितना आया N1 + N2, ऐसा सपोज करो। P1 को हमने डिवाइड किया किससे, P टोटल से। P1 क्या था N1 RT/V, तो N1 RT/V। इसके बाद क्या है टोटल प्रेशर, तो ये था ये N1 + N2 + N3 RT/V। तो RT/V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या N1/N1 + N2 + N3 मिला। P1/P टोटल क्या हो जाएगा N1/N1 + N2 + N3। तो N क्या है, सम ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमने बताया था एक का मोल जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो वही है एक का मोल P1 का डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 + N2 + N3। तो क्या, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा P1 = इसको इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई कर दो x1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इंटू प्रेशर टोटल प्रेशर। उसी तरीके से P2 से अगर डिवाइड करते तो पार्शियल प्रेशर 2 क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर 3 टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी ith टर्म के लिए, किसी भी एक टर्म के लिए उस गैस का मोल फ्रैक्शन इंटू PT, ये इन जनरल फार्मूला होगा किसका, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, कोई भी I गैस है उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ये इस तरीके से पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो ये सब थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले स्टेप्स थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब हमें पढ़ना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, क्यों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करें या सिंपली काइनेटिक थ्योरी भी बोलते हैं, क्यों? अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमेशा मोशन में है। अब उन मोशन के कारण कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है गैसेस के अंदर, तो उसके कारण कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, उसे ही बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं क्या है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। गैसेस का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है दैट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम। गैसेस क्या होता है, आपस में कंप्रेस की जा सकता है, मतलब उनको दबाया जा सकता है, उनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है प्रेशर अगर उसके ऊपर लगाएं तो। ये क्यों पॉसिबल है, जैसे सपोज करो ये गैस यहाँ तक भरा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ऊपर से प्रेशर लगा के उसको यहाँ तक किया जा सकता है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अगर उनके बीच में थोड़ा स्पेस खाली है तभी है ना, मैं उसको नीचे की तरफ दबा सकता हूँ। तो वही बोल रहा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम। गैसेज जो है इसमें मौजूद हैं, इसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी ये पूरे में मौजूद है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं सारे गैस को क्या कर दे दूँगा, नीचे भेज दूँगा, इतने दूर के एरिया में ही भेज देना, यहाँ आप कोई गैस नहीं है। तो क्यों पॉसिबल है ये, क्यों? क्योंकि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ये जो वॉल्यूम है, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, इनको दबा के आपस में सटा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होते हैं वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं, चूँकि उनके बीच में स्पेस है बहुत ज़्यादा, इसी कारण उनको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेज एंड एक्सपैंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, गैस को आप जैसे ही किसी कंटेनर में डालते हो, क्या ऐसा होता है कि एक ही जगह लगा हुआ, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें मैं एक ईंट डाल दूँ तो यहाँ पे गिरेगा तो यहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन जो गैस डालते हैं वो चारों बगल मौजूद रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये तो होता ही नहीं है, बहुत कम। ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। आइडियल गैस क्या होता है, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। रियल गैसेज में ये सब चीज़ें फॉलो पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे जगह एक्सपैंड करते हैं और सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर, हमने ही पढ़ता है कि गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द गैस होते हैं वो हमेशा मोशन में है और फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होते हैं, इसी कारण उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे कि सॉलिड चीज़ है, ये हमेशा यहाँ पे मौजूद होते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल सटे सटे हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनके अंदर मूवमेंट नहीं है। लेकिन गैस क्या है, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूव करने का इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। गैसेस जो होते हैं जिस कंटेनर में रखे हुए होते हैं उसके वॉल पे क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने मोशन के कारण, और वो आपस में टकराते भी रहते हैं।
और वही टकराहट क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, इस पर टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर पे। ठीक है, अब बोल रहा है कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कम्प्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, अगर इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, ठीक है, अगर ये जब आपस में टकराते हैं, ऐसे टकरा गए, तो भी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लो पहले E1 ज़्यादा था, E2 कम था, अब इस बार भी ये टकराने के बाद ये अलग हुए, तो ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, लेकिन हमेशा E1 प्लस E2 सेम किसके होगा, E3 प्लस E4 के होगा। सो दैट इज़ इलास्टिक। इनके टोटल एनर्जी कॉलिजन से पहले, मतलब टकराने से पहले और बाद में कौन, क्योंकि हमने ऐसे भी पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। सही बात है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से चल सकते हैं, डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, डिफरेंट उनकी एनर्जी है, कितना टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्पीड भी बढ़ेगा। तो सही बात है। और हम लोग इन जनरल एवरेज काइनेटिक एनर्जी को एज्यूम करते हैं टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात से जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मोशन बढ़ा, ठीक है। और जैसे ही इनका मोशन बढ़ेगा, ये वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि प्रेशर बढ़ता है। तो दिस इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मोस्टली एप्लीकेबल किसके लिए है। अब देखो, अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। हमने क्या बोला, एक आइडियल गैस होता है, एक रियल गैस होता है। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता, हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि रियल गैस जो होते हैं आइडियल गैस से कैसे अलग होते हैं, कैसे उससे डेविएट करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक प्लॉट दिया गया है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। ये आइडियल गैसेस के केस में तो होता ही है, लेकिन ये रियल गैस के केस में भी फॉलो करता है। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं रियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस से अलग होते हैं। एक प्लॉट किया गया है PV वर्सेस P से, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को P से प्लॉट किया गया है। आइडियल गैस जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देते हैं, क्या देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये देखो नीचे दिया हुआ है। लेकिन रियल गैस क्या है, देखो यहाँ पे ये सब, इस गैस की देखो, मेथेन की, ये बहुत ज़्यादा डेविएट करता है, किससे, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, आइडियल गैस से नीचे है ये। और फिर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होने पे जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, ये गया है आइडियल गैस के पास और फिर डेविएशन शो करने लगा। हीलियम, हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, नेगेटिव डेविएशन शो नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड हल्का सा नेगेटिव था, लेकिन बाद में पॉजिटिव डेविएशन। तो यही में देखना है कि रियल गैसेस जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। रियल गैसेस के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, लेकिन इनके लिए स्ट्रेट लाइन होता है। सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट करोगे अगर, किसका, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ध्यान दो यहाँ पर, ये वाला आइडियल गैस है, हमने पढ़ा भी था पिछले बॉयल्स लॉ के टाइम पे, प्रेशर और वॉल्यूम का है, पढ़ा था बॉयल्स लॉ में। ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ऊपर की तरफ जा रहा था, स्लोप कम हो रहा था। रियल गैसेस देखो, उनके बीच में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आप देख रहे हो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों इस पॉइंट पे आके क्या है, लगभग सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एट लो पी। मतलब जैसे यहाँ पे आए हो, वॉल्यूम तो बढ़ गया है लेकिन प्रेशर क्या हुआ है, नीचे आ रहे हैं, मतलब प्रेशर क्या कम हो रहा है, प्रेशर क्या है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इधर ये बढ़ रहा है। नीचे की तरफ जैसे ही आएगा, मतलब प्रेशर जैसे जैसे घटा है और वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ा है। आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का बिहेवियर क्या है, ऑलमोस्ट सेम हो गया। इस रीजन में क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर एट लो एंड पी। सो एट लो पी एंड हाई वी, रियल gases act as ideal gas। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एट हायर प्रेशर्स देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन वॉल्यूम। हायर प्रेशर पे वॉल्यूम का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही लोअर प्रेशर हुआ इनके बीच में वॉल्यूम क्या हो गया, ईच अदर, लगभग बराबर हो जाता है।
तो पॉइंट ये होता है कि वाई डू गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कौन से, पहला क्वेश्चन क्या है कि रियल गैसेज आइडियल गैस से डेविएट करते ही क्यों हैं, और दूसरा कौन से कंडीशंस है जहाँ पे ये डेविएट करते हैं और कहाँ से ये फॉलो करेंगे आइडियल गैस को। तो हमने देख लिया क्या, हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है, आइडियल गैस और रियल गैस क्या होते हैं, अलग होते हैं, डेविएट करते हैं एक दूसरे से। जैसे ही प्रेशर नीचे की तरफ आया, लो हुआ, वॉल्यूम सेम हो गया था। तो वही काइनेटिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन क्या रियलिटी में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही में नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। अब एक कंटेनर में नाइट्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन डाल दो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या अमोनिया बनाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्शन होता ही होता है। तो ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल गैस इसी कारण हमने बोलता क्या कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन वो क्या है, आइडियल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल है वो। अब वही चीज़ बोल रहे हैं कि वॉल्यूम, और दूसरा हमने इसमें और क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम जो गैस होता है वो नेग्लिजिबल होता है गैस के मतलब उसके स्पेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तब रियलिटी में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सब जो गैस होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एट हाई प्रेशर, दे आर क्लोज टू ईच अदर। हाई प्रेशर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल हम दबा के हमने बोला ना कंप्रेस करके रखते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं। तो जब वो आपस में चिपके हुए होते हैं तो आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस केस में वो क्या करेंगे, अपने जो, जैसे सपोज़ करो ये कंटेनर है, इसके ऊपर हमने प्रेशर डाला, तो ये मॉलिक्यूल्स जो पहले यहाँ थे वो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे कहाँ हो गए, बिल्कुल क्लोज है। जब ये क्लोज हो गए तो इनका इस पे जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, दीवार पे जो प्रेशर है, क्योंकि पहले क्या थे, मूवमेंट थे, ये यहाँ प्रेशर डाल दिया, मूवमेंट तेज़ से चल रहा था, हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये बिल्कुल क्लोज आ गए। तो ये जब नज़दीक आ गए तो दीवार से क्या हो गया, दूर हो गए, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यही लिख रहे हैं कि ये आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, जिससे कि वाल पे इनका इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। अब सपोज़ करो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो क्या होता है, गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको प्रेस कर करके कंप्रेस करके हम उनको मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, और क्लोज कर देते तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाते हैं। क्यों, हमने पढ़ा है ना कि सॉलिड में बिल्कुल ही स्पेस नहीं होता है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है, गैसेस में ज़्यादा स्पेस होता है। तो जैसे ही इनको हम नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, गैस लिक्विड फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टोटल प्रेशर जो है रियल गैस एग्जर्ट करता है वो कम होता है आइडियल गैस के कंपैरिजन में। तो आइडियल गैस का जो प्रेशर क्या होगा, रियल गैस प्लस एक कांस्टेंट के बराबर होता है, n²/v² इंटू ए, जहाँ पे a इज़ व्हाट, कांस्टेंट, v इज़ वॉल्यूम, n इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं एक दूसरे के क्लोज होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन फोर्सेस क्या होता है, वो भी काम करना शुरू होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम प्रेशर के कारण क्या है, उनको एक दूसरे के पास भेज रहे हैं। तो जो रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब हम क्या पहले बोल रहे थे कि जब कोई कंटेनर में कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस है, ये है, इस टोटल गैस का जो वॉल्यूम मान लो इतना है, 4 लीटर है, तो एक इंडिविजुअल का जो वॉल्यूम है वो कोई मैटर करेगा, इसका कितना, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लो 0.1 लीटर, तो 4 लीटर के कंपेरिजन 0.1 लीटर कोई मैटर करता है। ये तो इस तरीके के 0.1 बहुत सारे मॉलिक्यूल मिला के क्या है 4 लीटर है। उस केस में इंडिविजुअल का कोई वॉल्यूम मैटर करता नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपस में नज़दीक आना शुरू करेंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो यही 0.1 मिला के क्या हो जाएगा, मैटर करना शुरू कर जाएगा उस समय। तो ये बोल रहा है कि जब उनको हम प्रेशर में डालते हैं, नज़दीक में आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होता है उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। उस समय उसको नेग्लिजिबल हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक करेक्शन टर्म डाल जाता है कितना, NB, N इज़ नंबर ऑफ मोल्स, B इज़ ए कांस्टेंट, तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो जाता है, V माइनस NB से कम हो जाता है, ठीक है। जब उनका वॉल्यूम नज़दीक हो जाएगा तो अब ये सब के सब जब नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे तो ये टोटल 4 लीटर था, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होता है, NB से कम होता है, मतलब नंबर ऑफ
मोल्स और एक कांस्टेंट से, जिसको हम, ये सब क्या होते हैं, ए और बी जो होते हैं, इन सबको बोला जाता है वांट ऑफ फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर्स। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स नज़दीक आए उनका वॉल्यूम क्या हुआ, कम होना शुरू किया। कम होना शुरू हुआ तो कितने से कम हुआ, एक फैक्टर होता है NB, इससे कम होना शुरू होता है वो। अब देखो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। तो nRT हमने लिखा। अब रियल गैस के केस में हम लोग क्या बोले, आइडियल गैस का प्रेशर कितना होता है, P real + n²/v²/a। तो इस P की जगह हम क्या लिख देंगे, V n² + V - NB, V की जगह लिखेंगे, उससे वो कम हो गया। इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। और यही बताता है कि किस तरीके से आइडियल गैस और रियल गैस एक दूसरे से डेविएट करते हैं। अब रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर कब शो करते हैं, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल। क्योंकि हमने क्या बोला पहले ही, आइडियल गैस वो होते हैं जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कुछ काम नहीं करते हैं। तो उस तरीके से टेम्परेचर एंड प्रेशर को एक्सर्ट करना है जैसे कि क्या हो, नेग्लिजिबल हो। और आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करते हैं रियल गैस, जब प्रेशर 0 होता है, मतलब प्रेशर जब घटना शुरू होता है। ऐसे भी देखो यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर घटना शुरू हुआ था, नीचे की तरफ आना शुरू हुआ था, प्रेशर घटना शुरू हुआ था, आइडियल और रियल गैस सेम बिहेवियर होना शुरू किए थे। तो वही हम चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर 0 की तरफ बढ़ता है, नीचे जाता है रियल गैस, सो आइडियल बिहेवियर। तो ऊपर हमने लिखा भी था यहाँ पे कि लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। अभी जो डेविएशन हुआ उसको डिनोट किया जाता है एक फैक्टर से, जिसको बोला जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम अपॉन nRT। आइडियल के केस में वो क्या है, ऑलरेडी आइडियल है, डेविएशन है नहीं, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी वैल्यू जब 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, PV = nRT। ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ पर डिराइव किया था हमने आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसमें डेविएशन है ही नहीं, आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके लिए होता है, रियल गैसेस के लिए। वो किस तरीके से डेविएट करते हैं आइडियल गैस से। ये किस समय पॉसिबल है आइडियल गैस, लो प्रेशर एंड लार्ज वॉल्यूम पे। और जब प्रेशर जैसे ही हाई होता है, जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब गैसेस बिकम डिफ़िकल्ट टू बी प्रेस्ड। ठीक है, हमने क्या बोला, गैसेस जो होते हैं आइडियल बिहेव करते हैं हाई वॉल्यूम पे, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी नहीं, मतलब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम दोनों लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन होना चाहिए, प्रेशर कंडीशन होना चाहिए, वॉल्यूम कंडीशन होना चाहिए, जिस पे कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट बोलते हैं उसे। ठीक है, जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं किसी पार्टिकुलर प्रेशर पे, तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं बॉयल्स पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर डिपेंड करता है किसके, नेचर ऑफ गैस पे। बात सही है, कौन टेम्परेचर कितना कंडीशन, गैस किस कंडीशन में फ्लो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। तो उसके हिसाब से टेम्परेचर भी वैरी करेगा। अगर बॉयल पॉइंट ऑलरेडी है और जेड का वैल्यू क्या है 1 से ऊपर है, तो गैसेस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। फिर उस चीज़ को हमने लिखा है, गैसेस जो होते हैं आइडियल बिहेवियर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर शो करते हैं या हाई वॉल्यूम पर। यहाँ पे हमने देखा जेड क्या होता है, PV / nRT। एक और फॉर्मूला होता है रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रेशियो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस के कंडीशन में। तो ये दोनों है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए। अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। हमने देखा था यहाँ पे ये वाली चीज़, सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन ऊपर वाले, जो नीचे आ गया इस आइडियल गैस से नीचे वो नेगेटिव डेविएशन भी शो करता है। लेट्स क्लोज इट एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस को किस तरीके से लिक्विफाई किया जाता है। कंप्रेशन वाली बात ही आएगी वहाँ पे। ओके, लेट्स क्लोज दिस, थैंक यू।